मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बायोट सावर्ट लॉ। एक बार याद कर लेते क्या पढ़ा था। बायोट सावर्ट लॉ लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, क्या लॉ है एक बार याद कर लेते हैं, और उससे हमने एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन करके एक रिजल्ट आया था। अगर मेरे पास इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर, बातें नहीं, अगर मेरे पास एक लंबा वायर है स्ट्रेट वायर जिसमें से करंट जा रहा है आई, तो इससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा? कल हमने डिराइव किया था, उसका रिजल्ट बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 4 पाई आर नहीं 2 पाई आर। ठीक है, हाँ, ये इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर होगा तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इतना, तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, मतलब 4 पाई आर हो जाएगा। सेमी इनफाइनाइट के लिए 4 पाई आर, इनफाइनाइट के लिए 2 पाई आर। ठीक है, काल से रिजल्ट सांगतोय। याद करो कल के डेरिवेशन में हमने इसको लिया था, इसका मैग्नेटिक फील्ड को डबल किया था, डबल किया था, तो आधे वायर का आधा होगा, इसका आधा कर दो तो 1 अपॉन में 4 पाई आर आ जाएगा। आधा वायर लेंगे तो आधा फील्ड हो जाएगा ना। सेमी इनफाइनाइट मतलब आधा वायर, ये नीचे वाला नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला है, तो कितना हो जाएगा, समझ में आया? उसका हाफ हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हमने बहुत लंबा सा डेरिवेशन किया था, बहुत सारा इंटीग्रेशन किया था, है ना, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, बट हमने किया था फिर भी। ओके, तो बायोट सावर्ट लॉ क्या है वो एक बार याद कर लेते हैं। कोई भी अगर कंडक्टर है जिसका कैसा भी शेप है, जैसे तैसे शेप का मैंने कंडक्टर लिया है, जिसमें से करंट आए जा रहा है, तो इस कंडक्टर का हम छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले सकते हैं। लेंथ एलिमेंट मतलब क्या, कि उसकी लेंथ का एक छोटा सा हिस्सा वो ले लेंगे और उसको लिखेंगे हम लोग क्या, डीएल वेक्टर। इस डीएल वेक्टर से किसी दूरी पे, लेट अस से आर दूरी पे, मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से होगा डीबी, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है, आई डी एल साइन थीटा, कौन सा थीटा, ये वाला एंगल, अपॉन आर स्क्वायर। ये है आपका बायोट सावर्ट लॉ। ये कौन सा लॉ है? इस लॉ का एडवांटेज क्या है, आप हर सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि इंटीग्रेशन बहुत सारा करना पड़ता है, मैथमेटिक्स बहुत सारा है ना। जितना डिफिकल्ट सिचुएशन उतना ज़्यादा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स, है ना। कर्व्ड लाइन भी होगा, स्ट्रेट वायर होगा, तो हमने देखा कल कितना सारा मैथमेटिक्स था। अगर स्ट्रेट वायर की जगह अगर मेरे पास कॉइल है, कॉइल के सेंटर पे निकालना है, तो ये वाला बहुत ज़्यादा डेंजरस लॉ बन जाएगा मैथमेटिकली, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका रेस्क्यू करने के लिए आ गया नेक्स्ट लॉ जो एम्पियर ने दिया, विच इज़ कॉल्ड एम्पियर्स लॉ, जो इससे बेटर है ना, दिखने में भी छोटा फॉर्मूला है। सो नेक्स्ट है एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर ने देखा कि भाई ये बायोट सावर्ट लॉ तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है, इसमें सब सिचुएशन सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन 2-2 3-3 पेजेस का कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, और इंटीग्रेशन भी कैसे है, तो भयंकर इंटीग्रेशन है ना। इंटीग्रेशन कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, तो डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन आ रहे हैं सारे। क्या कर सकते हैं बेहतर, एम्पियर लॉ में एम्पियर ने अपना खुद का एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट यही था, इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। देखने में ऐसा अजीब सा इक्वेशन है, बहुत जल्दी से समझ में भी नहीं आएगा, बट हम इसको यूज़ करेंगे तब समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ एम्पियर्स लॉ। ये कौन सा लॉ है? बायोट सावर्ट लॉ। ये कौन सा लॉ है? एम्पियर्स लॉ। ये दिखने में भले ही ऐसा सिंपल चीज़ें लग रही है, इसमें भले बड़ा फॉर्मूला है, बट इसके कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इसके कैलकुलेशन आसान होते हैं, है ना। तो हम लोग वही कल का एप्लीकेशन करेंगे, स्ट्रेट वायर लेंगे, बट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर के लिए यूजिंग एम्पियर्स लॉ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो। सो यू हैव सेम स्ट्रेट वायर, एप्लीकेशन करते हैं डायरेक्टली। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर,
इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, वही सिचुएशन है, आंसर भी वही आना है ना। आंसर क्या आना है यहाँ पर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, सिंपल रिजल्ट आना है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, तो जैसे गॉस थ्योरम में हम लोग सरफेस लेते थे, यहाँ हम लोग लूप लेंगे। ये इंटीग्रेशन, इसका थोड़ा मैं मीनिंग बता देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लेंथ एलिमेंट है, ये इंटीग्रेशन हो रहा है ओवर क्लोज लूप। अब ये क्लोज लूप क्या है, ये इमेजिनरी पाथ है जिसके अलोंग हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। म्यू नॉट ये कांस्टेंट है अपना, जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। आई इज़ द करंट पासिंग थ्रू दैट क्लोज लूप। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपना, वही इनफाइनाइट वायर लेते हैं। सर वो जो इंटीग्रेशन में आपने सर्कल बनाओ क्लोज लूप, हाँ, ओवर क्लोज लूप जब भी इंटीग्रेशन होगा, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल, ओवर लेंथ हो रहा है, और वो जब क्लोज लूप होगा तो ऐसा सर्कल देते हैं इस पे इंटीग्रेशन पे। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्क्यूलेशन। ठीक है, अच्छा कैसे काम करता है ये देखो, ये मेरा इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट वायर है, स्ट्रेट वायर, जिसमें से करंट जा रहा है आई। अब मुझे इसके दूर r डिस्टेंस पर मेरा पॉइंट P है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे। तो जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास होने वाला एक लूप बनाओ। आप यहाँ पर अलग अलग लूप बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो। तो कौन से शेप का लूप बनाएंगे हम लोग, सर्कल बनाएंगे। क्यों, तो क्योंकि ये वायर राउंड है ना, तो सिमेट्री के हिसाब से हम लोग राउंड शेप का अपना लूप बनाएंगे। अब ये सिचुएशन है कैसा वो दिखा देता हूँ। ये मेरा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, और यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर। तो मैंने ऐसा एक सर्कल बनाया। ये सर्कल रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा सर्कल है यहाँ पर। ठीक है, और इस सर्कल के अबाउट इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर मेरा लेंथ एलिमेंट होने वाला है, कहाँ पर, यहाँ पर। इस लॉ में और इस लॉ में फ़र्क क्या है, यहाँ लेंथ एलिमेंट वायर के ऊपर होता था, यहाँ लेंथ एलिमेंट का और वायर का कोई संबंध नहीं है। वायर तो ये है, ये तो इमेजिनरी लूप है, और हम लोग लेंथ एलिमेंट यहाँ ले रहे हैं। मतलब इंटीग्रेशन इस पे होने वाला है, इस पे नहीं होने वाला। वहाँ इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव जो भी हो रहा था वो इस पे हो रहा था, वो प्रॉब्लम था। तो एम्पियर ने सिंपल क्या कर दिया, इस पे ये हमने खुद ही बनाया, क्योंकि ये इसका शेप हम लोग डिसाइड कर सकते कैसा है। वहाँ पर वायर का शेप हम लोग नहीं डिसाइड कर रहे थे, यहाँ वायर कैसा भी हो, ये लूप तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। सो ये अपने को फ्रीडम मिल गया यहाँ पर, पहला एडवांटेज। अब ये डीएल है, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार। अब आपको एक बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है ना, अपना डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। तो यहाँ भी वही लगाएंगे। मैं लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहा हूँ पहले। ठीक है, सो दैट विल बी इंटीग्रेशन एज इट इज़ रखो, इसको कुछ मत करो, बी डी एल कॉस थीटा। अब बी और डी एल में एंगल आपको डिसाइड करना है यहाँ पर, ये एक चैलेंज का काम होता है। ये वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट ऊपर की तरफ है, थंब रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कैसी, इनटू द, ऐसा गोल गोल, इनटू द पेपर या इनटू द बोर्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द बोर्ड है, इस पॉइंट पे। ये समझ में आ रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, समझ में आ रहा है। राइट हैंड थंब रूल, करंट ऊपर की तरफ, राइट हैंड में पकड़ लो कंडक्टर को, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के अंदर जा रही है, तो यहाँ पर ऐसे घूम के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। डीएल वेक्टर मैंने कहाँ बनाया, अब डीएल वेक्टर कहाँ बनाना है अपना चॉइस है, तो हम लोग अपने मन से बना सकते हैं। तो मैंने अंदर बनाया। अब दोनों के बीच का एंगल बताओ, एक वेक्टर अंदर है ये वाला, ये मेरा डीएल वेक्टर, दूसरा ये भी अंदर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 0 दिख रहा है, पैरेलल है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल थीटा 0 है। हियर थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 है ना, तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। सो मेरा इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार कितना आ गया, बी बार डॉट डी एल बार आ गया इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0, तो वैसे भी 1 है तो वो नहीं लिखा। अब बी और डी एल में से बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है यहाँ पर। अब ये पॉइंट अगर यहाँ होता तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ में कोई फ़र्क पड़ता क्या, क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। हमें पता है डिस्टेंस अगर सेम हो तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर होती है, वो चेंज नहीं होती है। उस लूप में तो कहीं पे भी हो मैग्नेटिक, हाँ, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं, तो अंदर क्या बचा,
डीएल का इंटीग्रेशन मतलब ये छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम जोड़ते जाएंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना। ये लेंथ प्लस यहाँ पर लेंथ प्लस यहाँ पर लेंथ, यहाँ ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते जाओ तो टोटल लेंथ आ जाएगा। इस सर्कल का लेंथ कितना है? 2 पाई। सर्कल का लेंथ मतलब सर्कमफेरेंस 2 पाई होता है, बट इंटीग्रेशन डीएल इज लेंथ ऑफ द सर्कल मतलब कि सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई टाइम्स आर। आर कौन सा? ये डिस्टेंस है। तो ये यहाँ डाल दो तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू बी इंटू, इसका आंसर आ गया 2 पाई आर। इसको और सॉल्व कर सकते क्या? नहीं, खत्म हो गया। तो मैंने कौन सा साइड सॉल्व कर लिया? लेफ्ट साइड। अब ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 2 में राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड में म्यू नॉट तो ठीक है, कांस्टेंट है। आई टोटल करंट है। यहाँ पर कितना करंट है टोटल? इस लूप में से जाने वाला करंट कितना है? आई। और कोई तो है ही नहीं। अगर 2-4 होते तो I1 I2 I3 ऐड करते हैं, यहाँ पर एक ही है तो आई ही लिखेंगे। तो राइट साइड को सॉल्व करने जैसा कुछ है नहीं, राइट साइड एज इट इज़ है। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे अभी? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 2 में कुछ नहीं है, तो स्टेप नंबर 3 क्या हो गया? स्टेप 2 क्या था? एज इट इज़, है ना। तो स्टेप नंबर 3 में यूज़ करेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ बताओ क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू म्यू नॉट आई। मैंने बस लॉ कॉपी पेस्ट किया। थर्ड स्टेप में हमेशा लॉ कॉपी पेस्ट करना है। इसकी वैल्यू यहाँ से डालेंगे, कितना है? b इंटू 2 पाई आर। कहाँ से डाला हमने? फ्रॉम 1। और राइट साइड में हमारा स्टेप नंबर 2, बट स्टेप नंबर 2 तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि अपना करंट एज इट इज़ है, तो इसको एज इट इज़ रखो, कुछ नहीं करना है। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? बहुत सिंपल था क्या? कल वाले से 1000 गुना सिंपल था, है ना। तो ये देना चाहिए था आपके टेक्स्ट बुक में। इसको एज अ न्यूमेरिकल दिया हुआ है। कहाँ है ये वाला? बताता हूँ। पेज नंबर है टेक्स्ट बुक में, एक पिंक कलर का न्यूमेरिकल है। देखो क्या है, देखो फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके लिए क्या बेसिक आइडिया पता होना चाहिए? अगर मेरे पास लंबा कंडक्टर है, इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर। ये क्लियर है? अब मेरे पास 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ तो डायग्राम दिया है। ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, दोनों में से करंट जा रहा है। अब 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। करंट एक दूसरे के मतलब दोनों के करंट सेम डायरेक्शन में जाए, एक का ऊपर जाए एक का नीचे जाए, ऐसा। एक तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट या तो सेम डायरेक्शन में करंट। अपने टेक्स्ट बुक में पेज 241 पे आ जाओ, वहाँ पर क्या बोला है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स, और करंट का डायरेक्शन देखो क्या दिया है? 241। पेज 241। I1 और I2 सेम डायरेक्शन में है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस d दिया है। तो मैं सेम डायरेक्शन डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। दोनों पैरेलल कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस दिया है कितना? d, और इसमें से करंट जा रहा है कितना? I1, और इसमें से करंट कितना जा रहा है? I2, और दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है? सेम है, ठीक है। अब हमें पूछा है कि इसमें फोर्स कितना आएगा, है ना। फोर्स कितना आएगा ये निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे देखो। तो सबसे पहली चीज़, फोर्स क्यों आएगा ये सोचो। अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दूसरा कंडक्टर है, उसमें भी करंट जा रहा है तो इसके आसपास भी क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी एक मैग्नेट है और ये दूसरा भी एक मैग्नेट है। अगर 2 मैग्नेट पास पास में रखेंगे तो क्या होगा? या तो अट्रैक्ट या तो हाँ, मतलब फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ पर भी ये दोनों कंडक्टर्स की वजह से क्या आएगा? फोर्स, क्योंकि दोनों का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसलिए फोर्स आ रहा है। चलो अब फोर्स तो आ रहा है। आपने बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है को मतलब एक दूसरे से कोलाइड नहीं होती है। कोलाइड नहीं, इंटरसेक्ट नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट कर सकती है, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इंटरैक्ट करेगी। और आपने ये सुना होगा ना स्कूल में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दे तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है। और उस फोर्स का फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया है। क्या फॉर्मूला है? BIL। अगर कंडक्टर का लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट I है, तो फोर्स कितना होता है? बिल साइन थीटा होता है। याद आ रहा है? ये मैंने पढ़ाया है इससे पहले भी।
है ना। अगर कोई कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उस पर फोर्स लगता है, कितना लगता है, BIL sin थीटा, इतना फोर्स लगता है। तो क्योंकि ये कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है हर जगह, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये दूसरा कंडक्टर रखा है तो इस पर फोर्स लगेगा। अब इसने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला कंडक्टर रखा है तो इस पर भी फोर्स लगेगा, तो दोनों पे फोर्स लग रहा है। अब फोर्स का डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं, कैसे देखो, पहले तो ये वाला कंडक्टर देख लो, ये वाले कंडक्टर का करंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा, ऐसा, इस तरह से, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूम के यहाँ से अंदर जा रहा है, तो इस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है लेट अस कॉल दैट एज B1। किसका B1 मतलब किसका, इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ है, क्लियर है। अब हम इस वाले का फोर्स इस पे निकाल लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर कितना फोर्स लगा ये निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला है, BIL sin थीटा। यहाँ पर थीटा जो एंगल होता है वो L और B के बीच में होता है। पहले तो लेंथ देख लो, लेंथ इस तरफ है, लेंथ कहाँ है, इस तरफ ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो थीटा कितना है 90, तो sin 90 कितना होता है 1 होता है। तो अपने केस में फोर्स कितना आएगा, BIL ही आने वाला है, वो sin थीटा नहीं आएगा। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, BIL लगाएंगे। सो फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर कौन सा, 1 या 2, हम किस पे फोर्स निकालेंगे, 2 पे, एट ए टाइम एक करेंगे, इस पे पहले निकाल लेंगे, बाद में उस पे भी निकाल लेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1। कंडक्टर की जगह वायर भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं, है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2, इसके ऊपर फोर्स किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो फॉर्मूला क्या है, F = BIL। B मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे किसका है, B1 है। I करंट इस जगह पे किसका है, I2 है। I2 स्मॉल लिखा है हमने, तो स्मॉल लिखते हैं। बुक में देखो स्मॉल है कैपिटल है, कैपिटल है कि तो कैपिटल ही लिखते हैं, I2L। इधर भी लिखते हैं I कैपिटल है ना, I1। और लेंथ क्या लिया है उन लोगों ने, स्मॉल एल लिया है क्या सिंबल, बुक में क्या सिंबल्स है, नहीं कैपिटल लेंथ के लिए कैपिटल एल लिया है क्या, तो एल ले लो, जो बुक में सिंबल है वही यूज़ करता है, ठीक है। एल किसका, लेंथ इस कंडक्टर का। लेट अस अज्यूम कि दोनों कंडक्टर का लेंथ सेम है ना। शुरुआत में अजम्पशन कर लेते हैं, बोथ वायर्स हैव सेम लेंथ, ठीक है। तो अपने को वो टेंशन नहीं रहेगा लेंथ वाला। ये क्लियर है क्या, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 बिकॉज ऑफ 1, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर 2 बिकॉज ऑफ 1 इज B1 I2L, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, वो हम कर सकते हैं बाद में, वो बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब F21 = B1 मैग्नेटिक फील्ड, इस कंडक्टर का इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, बट B1 = कोई भी कंडक्टर का किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I/2πr। इस कंडक्टर का इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना, सो दैट विल बी μ0I1/2πd। ये समझ में आ रहा है, वो फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर। वापस से बता रहा हूँ, ये कंडक्टर का इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये कंडक्टर का इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2πr था, I इधर का करंट था। इस कंडक्टर के लिए I की जगह I1 आ जाएगा, 2πr की जगह ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है क्या, कोई डाउट यहाँ तक। अब इसको इधर डाल दो तो क्या आ जाता है, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 बिकॉज ऑफ 1। 2 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 बिकॉज ऑफ फर्स्ट कंडक्टर। सो दैट इज इक्वल टू कितना, B1 I2, सॉरी B1 का वैल्यू था अपने पास, B1 का वैल्यू कितना था, ये μ0I1
I1 अपॉन 2πd, ये आपका B1, I2L, I2L, ठीक है। यहाँ पर रीजन देंगे फ्रॉम कहाँ से कहाँ लग, 1 and 2 है ना, तो ये तो आ गया। सो देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1, फोन साइलेंट पे करो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ सेकेंड का फर्स्ट पे, सॉरी सेकेंड पे फर्स्ट के वजह से, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यही प्रोसेस को उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड निकालेंगे। तो सर I2 रुक जा, हाँ वही करने वाले हैं, लेकिन करके देखते हैं ना, क्योंकि बुक में किया है और इस डेरिवेशन को 3-4 मार्क है, तो पूरा करना ही सही है। क्लियर है। अब फोर्स का डायरेक्शन भी देख लेते हैं ना, क्योंकि फोर्स तो निकाल लिया, कितना होगा, कहाँ होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं याद करो। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर है तो फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड या राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है याद कर लो एक बार। लेफ्ट हैंड रूल क्या है, FBI। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, FBI। F क्या होता है, फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट। अब इधर आ जाओ, किस पे फोर्स निकालना है, इस पे FBI। B किधर है, अंदर, करंट किधर है, तो फोर्स किधर आ रहा है, ये करंट है, ये FBI, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्रॉस मतलब अंदर, ये करंट राइट साइड में, फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर। ये लेफ्ट हैंड रूल है तो हम लेफ्ट हैंड का यूज़ कर रहे हैं। तो फोर्स इस पे किधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। दिस इज F21 वेक्टर, वेक्टर लिखा क्योंकि डायरेक्शन हमें पता है अभी, है ना। यहाँ पर चाहिए तो आप लिख सकते हो डायरेक्टेड टूवर्ड्स, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्टेड से अच्छा ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स वायर 1, ठीक है। वायर 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो किसके तरफ लग रहा है, वायर 1 की तरफ। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, अट्रैक्टिव फोर्स है। चलो अब सेम लॉजिक से हम लोग क्या करेंगे, सेम स्टेप्स, बिल्कुल कॉपी पेस्ट स्टेप्स है सारे। इस पे फोर्स निकालेंगे, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। सो नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर, एक्टिंग ऑन वायर 2, वायर 2 का हो चुका है, वायर 1 का निकालते हैं। वायर 1 ड्यू टू वायर 2, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर 2। तो वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। मैग्नेटिक फील्ड को B2 लिखेंगे, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है तो B2 लिखेंगे। डायरेक्शन बताओ, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, इस पे राइट हैंड थंब रूल लगाओ, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, अंदर या बाहर। ये ऐसे होके अंदर से होके उधर से बाहर से आ रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड B2 किधर है, आउटसाइड होगा तो हम लोग कैसे लिखते हैं, डॉट। इनसाइड होगा तो क्रॉस, आउटसाइड होगा तो डॉट। ये क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, ये क्लियर हो रहा है क्या। सर दोनों में सेम ही डायरेक्शन है तो कैसे अपने राइट हैंड थंब रूल पता है। ये कंडक्टर को ऐसे पकड़ लिया, ये वाला कंडक्टर ऐसे पकड़ लो, क्या हो रहा है, मेरी फिंगर्स कहाँ से कहाँ आ रही है, पीछे से आगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर। जब इसको पकड़ रहे थे, ये ऊपर था कंडक्टर, तो मेरी फिंगर्स नीचे वाले के लिए कहाँ जा रही थी, अंदर, है ना। भले ही राइट हैंड रूल ही लगा रहे हैं दोनों तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। क्लियर है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस, आया नहीं, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स ऑन कंडक्टर 1 बिकॉज ऑफ 2, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 बिकॉज ऑफ 1, फोर्स ऑन कंडक्टर 1 बिकॉज ऑफ 2। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL। B उधर का मैग्नेटिक फील्ड जहाँ कंडक्टर है, यहाँ पर B2 आ जाएगा। I उस कंडक्टर का करंट I1, लेंथ वही कैपिटल L ले रहे हैं हम लोग, दोनों का सेम ले रहे हैं, आइडेंटिकल कंडक्टर्स लिया हमने। अब क्या करेंगे, B2 का फॉर्मूला लिखेंगे। B2 का फॉर्मूला बताओ, म्यू नॉट I2, इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये इस वाले का, ये सेकंड कंडक्टर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डिस्टेंस D।
इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, वही फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 था, और उधर क्या लिखेंगे, I2 लिखेंगे, और क्या करेंगे, इसको यहाँ डाल देंगे। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 2 हो चुका है, ये 3, ये 4, ये 5, यूजिंग 4 and 5, मतलब इसको इसमें डालेंगे। तो F12 कितना आ रहा है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी I1L। तो मैं F12 अपॉन L करूँ तो कितना आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 3 और 6 देखो ज़रा ध्यान से, क्या समझ में आ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 क्या समझ में आ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, फोर्स की वैल्यूज बराबर है। व्हाट अबाउट डायरेक्शंस, डायरेक्शन अभी देख ले। डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। सीक्वेंस याद करो, क्या बताया था, FBI। अब यहाँ पर B किधर है, बाहर, FBI, और I किधर है, उधर, ठीक है। हाँ अब बताओ क्या है, फोर्स किधर है, कष्ट हो गया इतना सुबह सुबह। फोर्स कहाँ पर है, F12 टूवर्ड्स कंडक्टर 2, एंड डायरेक्शन, यह डायरेक्शन यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर ही लिख सकते हो डायरेक्शन। क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, यहाँ पर ही लिखते, साइड में जगह ही नहीं है अपने पास। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स कौन सा कंडक्टर, इस पे निकाल रहा है तो कंडक्टर 2 टूवर्ड्स वायर 2, है ना। सो क्या है, यहाँ पर वायर 1 की तरफ था, यहाँ वायर 2 की तरफ है। फोर्स कैसा है, द फोर्सेस आर डायरेक्टेड सच दैट दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ऐसा है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स है। अब लॉजिक से सोचो, अगर इनमें से एक करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स होता, फोर्स का डायरेक्शन रिवर्स होता, तो एक फोर्स ऊपर दूसरा फोर्स नीचे, तो ये कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव। तो अगर ये करंट पैरेलल है तो फोर्स अट्रैक्टिव, करंट एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब एक करंट इधर एक करंट इधर, तो फोर्स क्या है, रिपल्सिव है। दस लाइक करंट, इसको हम लोग बोलते हैं लाइक करंट्स। लाइक करंट्स मतलब क्या, करंट इन सेम डायरेक्शन। लाइक करंट्स मतलब करंट्स इन सेम डायरेक्शन आर अट्रैक्टिव, और लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। दस लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करते थे, रिपेल करते थे। लाइक करंट क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। एंड अनलाइक करंट, अनलाइक करंट मतलब क्या, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। तो अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स होता, एक इधर और एक इधर, तो दोनों पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता और वो दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। इसका आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। दो मेटल के वायर ले सकते हो, पतले पतले रॉड, हार्ड वायर जो होता है ना कॉपर का, उसमें से करंट पास करो बैटरी से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और उन दोनों को ऐसे झूले की तरह लटका दो थ्रेड से। तो आप देखोगे कि जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो वो दूर जाएंगे, और वही करंट को आप बैटरी को रिवर्स कर दोगे, सेम डायरेक्शन में कर दोगे तो अट्रैक्ट करेंगे।
तो ये एक्सपेरिमेंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं इस लॉ को, है ना। अच्छा सर, इसमें वायर की लेंथ चाहे जितनी ले लो इक्वेशन में फर्क नहीं ना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। याद करना मैंने इनफाइनाइट वायर के लिए ये फॉर्मूला लिखा था, ये वाला। तो मैंने क्या बताया था, इनफाइनाइट वायर का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू द सेपरेशन। तो ये यहाँ पर हमने फाइनाइट लेंथ लिया है, तो इसका मतलब ये लेंथ के कंपैरिजन में ये सेपरेशन क्या है, कम है। छोटे डिस्टेंस के लिए हम लोग कर रहे हैं स्टडी, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ये शायद से फार्मूला उतना वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अपना ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। तो उससे बीच के डिफरेंस में कुछ फर्क नहीं ना पड़ेगा? नहीं, लेंथ लंबा हो तो कोई टेंशन नहीं है, ये डिस्टेंस लेंथ के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लेंथ छोटा है और डिस्टेंस बड़ा है ना, ठीक है। लेंथ छोटा और डिस्टेंस बड़ा नहीं होना चाहिए इस वाले सिचुएशन में। नाही तेवढाच म्हणतो. बेटी की शादी थी, सबसे पहले इनविटेशन मुझे आया था। पता भी है। चलो क्वेश्चन लिखो, बस क्वेश्चन लिखो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, लिखो हेडिंग दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क मतलब सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। बड़े सर्कल का एक छोटा सा आर्क लिया है, आर्क का जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। आर्क का एंगल कितना है, थीटा है। करंट जा रहा है ए से बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इसको हमने आर बोला हुआ है, और यहाँ पर अपना डीएल वेक्टर ले लेंगे इस कॉर्नर पे। बातें नहीं बच्चों। सर हाँ काल की मी तुम्हाला विचारत होतो का पृथ्वीला फिरवला गोल गोल वायर तर हाँ. ते असं होईल ते यांचं का म्हणजे नहीं ठीक है, इसमें छोटा सा वायर लूप है। अर्थ के कोर से अगर डिस्टेंस लो तो ऐसे तो बनेगा। हाँ लेकिन अर्थ के सरफेस पे कहाँ करंट फ्लो कर रहा है, ये हम लोग करंट वाली केस ले रहे हैं ना, ग्रेविटेशन केस थोड़ी ना। स्पॉन्सरशिप तो कोर ठीक है चलो करें अभी इसको सॉल्व। अब देखो हमें करना क्या है, ये सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है, इसका एंगल थीटा है। एक आप सोच लो ये सर्कल है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट ले लो आप, ये वाला, और इस पार्ट में से करंट अगर जा रहा है आए, सिर्फ इतना ही हिस्सा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा वो निकाल रहे हैं हम लोग। मतलब कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, यहाँ पर। ये अपना टास्क है यहाँ पर, ठीक है। क्या करने वाले हैं, ये पॉइंट को O बोला हुआ है, O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, तो O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। डायग्राम बना लो, लेंथ एलिमेंट कहाँ लिया है, ये पहला लेंथ एलिमेंट, और इसी को आगे लेके जाएंगे। तो ये अपना लेंथ एलिमेंट है, ये R वेक्टर है। R वेक्टर लिख लो इसको, बातें नहीं, डायग्राम बनाओ जल्दी से। अब देखो कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, बायट-सैवर्ट लॉ यूज़ करेंगे। यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ, इस छोटे से एलिमेंट का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा dB इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, μ0/4π IDL साइन थीटा अपॉन r², सही है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, डायरेक्शन हम लोग बाद में निकाल लेंगे, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ये छोटा सा एलिमेंट को स्ट्रेट वायर कंसीडर कर लो, मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, इनटू द पेज, ये ऐसा है, ऐसा पकड़ लो। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, अंदर। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है यहाँ पर, दैट विल बी क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, इसका अंदर जा रहा है। यहाँ पर अगर होता है एलिमेंट तो भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जाता, तो इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन एक ही डायरेक्शन में,
तो हमें वेक्टर की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट स्केलर मैथमेटिक्स लगा सकते हैं क्योंकि सारा डायरेक्शन सेम है। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करें हम लोग, ये तो आ गया साइन थीटा। थीटा एंगल किसके बीच में होता है? डी एल और आर के बीच में। डी एल वेक्टर ये ऐसा, आर वेक्टर ये ऐसा, तो 90 एंगल बन रहा है। साइन 90 कितना होता है? हियर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर साइन 90 कितना? 1 हो गया। तो ये वाली टर्म हट गई। तो मेरा डी बी कितना आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। याद रखना यहाँ पर करंट जितना है उतना ही करंट हर जगह होने वाला है। करंट सेम होता है क्योंकि ये एक सिंगल वायर है ना, तो करंट में कोई चेंज नहीं है। अब ये किसका निकाला हमने? इस छोटे का। टोटल अगर निकालना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर? एट ओ, एट सेंटर ओ, ड्यू टू आर्क। किसके वजह से? ड्यू टू आर्क। कौन सा आर्क? ये बता, आर्क ए बी इज मैग्नेटिक फील्ड को बी लिखेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। इसी को जोड़ना है, ये एक टुकड़े का है, ऐसे सबका जोड़ेंगे मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। तो किसका इंटीग्रेशन होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है वो पहले देख लो। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है क्या? 4 पाई कॉन्स्टेंट है क्या? आई कॉन्स्टेंट है क्या? तो सबको बाहर निकालो पहले कॉन्स्टेंट्स को। सो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये कॉन्स्टेंट है। डी एल कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि डी एल यहाँ ये चेंज हो रहा है। आर कॉन्स्टेंट है क्या? इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए। रेडियस है, रेडियस भी कॉन्स्टेंट है, तो उसको भी बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन डी एल बच गया अंदर। इंटीग्रेशन क्या बच गया? डी एल। कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। ठीक है। इंटीग्रेशन डी एल होगा लेंथ ऑफ आर्क ए बी। लेंथ ऑफ आर्क ए बी कैसे निकालते हैं? आर्क का लेंथ निकालने का फॉर्मूला। ठीक है। आर्क का लेंथ कैसे निकालेंगे? आर्क का लेंथ निकालने के लिए एक मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम, मैं वापस से याद करा देता हूँ। अगर मेरे पास एक छोटा सा एंगल है डी थीटा और ये लेंथ है डी एल, ये एंगल कितना है? डी थीटा। ये आर्क का लेंथ डी एल है और ये रेडियस आर है, तो डी एल इक्वल टू आर डी थीटा। ये फॉर्मूला जाना पहचान लग रहा है क्या? अच्छा, मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ नाम। अगर ये आर्क का लेंथ एस है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, तो एस इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला पता है सबको? पता है ना? ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता है। तो सेम, ठीक है ना, पता है ना फॉर्मूला? कब किया था छोड़ दो। एस इक्वल टू आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स थीटा। ये फॉर्मूला पता है क्या? हाँ या नहीं? अच्छा, तो यहाँ पर डी एल की जगह मैं आर डी थीटा लिख सकता हूँ। सेम लॉजिक, सिर्फ मैंने नाम चेंज किया है यहाँ पर, क्योंकि ये डी एल है, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला छोटा सा एंगल, इसको डी थीटा बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन आर डी थीटा। वापस से आर तो कांस्टेंट है, उसको भी बाहर भगा दो। अगले स्टेप में भगाना है तो अगले स्टेप में भगा दो। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, आर बाहर जाएगा, आर स्क्वायर, और आर अपॉन आर स्क्वायर कितना? नीचे आर बच जाएगा, एक आर कट हो जाएगा। इंटीग्रेशन डी थीटा, ये थीटा एंगल है कहाँ से कहाँ तक? तो मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना? थीटा। तो लिमिट्स आएंगी 0 से थीटा, लिमिट्स आएगी 0 से थीटा। इंटीग्रेशन डी थीटा कितना होता है बच्चों? इंटीग्रेशन डी थीटा होता है थीटा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? 0 से थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा माइनस 0 हो जाएगा। थीटा माइनस 0 थीटा ही होता है। तो आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर टाइम्स थीटा। थीटा का यूनिट्स क्या होगा? रेडियन, क्योंकि जब भी हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं थीटा किस में होता है? रेडियन यूनिट्स में होता है। अब अगर इसी को, ये आपका इक्वेशन नंबर 10.48 है। ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा है? 10.48। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 10.48 आपके टेक्स्ट बुक में। ये अपना डेरिवेशन ख़त्म हो चुका है आर्क के लिए। अब इसकी एक्सटेंडेड केस, अगर ये मेरा आर्क सर्कल बन जाए,
ये आर्क को खींच के आप सर्कल बना दो, तो ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा? 180 नहीं, नहीं सेमी सर्कल की 180, पूरा सर्कल होगा तो 360, रेडियन में कितना? 2 पाई, रेडियन में कितना? 2 पाई। तो उस केस में यहाँ क्या डाल दोगे? 2 पाई। फॉर, अब ये केस है, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। केस 1 क्या है? फॉर सर्क्यूलर आर्क, सर्क्यूलर आर्क क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, थीटा की जगह 2 पाई, 2 पाई और ये 4 पाई कट होके क्या बच जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, पाई पाई कट हो जाएगा ना। तो ये रिजल्ट याद रखो क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है। सर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। सही तो है? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। चलो हो गया डायग्राम बना के। तो अगर सर्कुलर शेप का होता तो मैग्नेटिक फील्ड इतना, सर्कल के सेंटर से कुछ दूरी पे है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना वो निकालेंगे। ठीक है, तो वो वाला डेरिवेशन है अपना। तो ये सर्कल है जिसको हमने एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। एक्स वाई प्लेन कैसा है? ये ऐसा सर्कल ऐसा है, एक्स आपकी तरफ है, वाई मेरी तरफ है। ठीक है, एक्स आपकी तरफ, वाई मेरी तरफ, जेड ऊपर। हम उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जिसका सेंटर, इस सेंटर का नाम क्या है? ओ। सेंटर ओ से डिस्टेंस जेड है, जेड डिस्टेंस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्या कर रहे हैं हम लोग? अब कैसे करेंगे वो बायट सावर्ट लॉ ही करेगा, है ना? बायट सावर्ट लॉ से करेंगे इसको। करे डायग्राम हो गया क्या? अरे एक्स एक्सिस कहाँ पर है? आपकी तरफ। वाई एक्सिस कहाँ है? मेरी तरफ। सर्क्युलर लूप कहाँ है? ऐसा। सर त्या साईडचं वरतीचं मायनस मध्ये येईल ना? हो, हे मागच्या बाजू, हे मागची बाजू, हे फ्रंट साइड है। ठीक है, ये ऐसा है, 3 डायमेंशनल फिगर है, इमेजिन करना है। और आपको सेंटर से यहाँ पर ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्पेस में। ये वो पॉइंट है पी, इस सेंटर से डिस्टेंस कितना है? जेड। ठीक है, अब बायट सावर्ट लॉ में हम लोग क्या करते हैं? जो भी अपना करंट कैरिंग ग्रुप है उस पर एक लेंथ एलिमेंट लेते हैं। एम्पियर्स लॉ में वैसा नहीं करते थे। यहाँ पर क्या करते हैं? जो करंट जहाँ पर फ्लो कर रहा है, करंट किसमें फ्लो कर रहा है? इस वायर में। तो इस करंट कैरिंग वायर में एक छोटा सा हमने यहाँ पर लूप लिया है, एग्जैक्ट अपोजिट लूप यहाँ भी लिया है। पहले इसका स्टडी कर लेते हैं। तो इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा। अब डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये लूप है, ये एक स्ट्रेट वायर की तरह राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल ही लगाएंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा ऐसा, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। समझ में आ रहा है? ये एंगल थीटा बोला है तो ये भी एंगल थीटा बाय ज्योमेट्री आप निकाल सकते हो। ये एंगल यहाँ पर क्या है? थीटा। मतलब ये आपका प्लेन, ये वाला, ये आर वेक्टर, और ये एंगल बन रहा है यहाँ थीटा। दिस इज एंगल थीटा। और यहाँ पर जो एंगल थीटा है वही सेम एंगल यहाँ भी थीटा बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, वो कैसे वो आप देखो ज्योमेट्री से। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है? अब ये एक्चुअली ऐसा है, सामने से देखोगे सो इट इज लाइक दिस। ये एंगल मेरा थीटा है, ये 90 है, ये मेरा बी वेक्टर है, और यहाँ थीटा बन रहा है। ठीक है, और ये भी 90 है। इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, बट इसी डायग्राम को सामने से देखोगे तो ऐसा। अब ज्योमेट्री लगा लो, ये एंगल थीटा कैसे वो आप सोच लो। ठीक है, मैं नहीं बता रहा, आगे बढ़ते हैं। ये एंगल थीटा यहाँ पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड डीबी है इसका। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा डीबी परपेंडिकुलर और दूसरा बनेगा डीबी पैरेलल या फिर डीबी अलोंग जेड। डीबी जेड लिखेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे? डीबी जेड। डीबी जेड मतलब ये एक वेक्टर है, उसका एक, ये वेक्टर मेरा डीबी था ना छोटे एलिमेंट की वजह से, तो उसका ये कंपोनेंट हो जाएगा डीबी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा डीबी अलोंग जेड। ठीक है, ये डीबी अलोंग जेड कितना हो जाएगा? तो ये भी आप निकाल सकते हो। डीबी अलोंग जेड हो जाएगा डीबी कॉस थीटा। क्यों? बाजू वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है? कॉस। बचा हुआ कंपोनेंट क्या होता है? साइन होता है, तो ये डीबी साइन थीटा हो जाएगा।
क्लियर है? और थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, जैसा यहाँ पर एलिमेंट है वैसा ही एग्जैक्टली अपोजिट एलिमेंट उस तरफ भी होगा। अगर ये मेरा y एक्सिस है, ये सर्कल है, तो यहाँ पर ये मेरा डीएल वेक्टर किस तरफ है? अंदर की तरफ, सॉरी ऐसा, ये मेरा डीएल वेक्टर है अंदर की तरफ, ये मेरा सर्कल है ऐसा, ये y एक्सिस है। डायग्राम देखते जाओ, यहाँ को रिलेट करो, y एक्सिस दिख रहा है, ठीक है, सर्कल इमेजिन कर पा रहे हो, ये डीएल वेक्टर, इसका अपोजिट वेक्टर वहां पर भी है, इस वेक्टर का डायरेक्शन मेरी तरफ है, उस वाले वेक्टर का डायरेक्शन हमारी तरफ। आपकी तरफ है, देखो तो एरो, इसका एरो अंदर, इसका एरो बाहर, तो इसका सर, मैग्नेटिक माइनस फील्ड होगा ना? माइनस वाला उसका माइनस होगा या प्लस होगा वो देखते हैं, उस तरफ है, ये क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, कहाँ पर है? आपकी तरफ। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा? राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ऐसा, तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैसा आएगा? जैसे इसका आया था वैसे ही इसका आएगा, कैसा देख लो, ऐसे, तो ऐसा आएगा इस तरफ, कैसा आएगा? दूसरा कलर है क्या अपने पास? हाँ, ऐसा, ये आएगा एक और मैग्नेटिक फील्ड डीबी इसके वजह से, ठीक है, इधर वो डीबी जेड है, ठीक है। अब मुझे बताओ करंट इसमें और इसमें सेम है या डिफरेंट? सेम लूप है तो सेम करंट होगा, करंट सेम है, दोनों का आइडेंटिकल लिया, लेंथ भी सेम है, इधर एंगल थीटा है तो इधर भी एंगल थीटा, क्योंकि सिमेट्री है। इसका मतलब क्या हुआ? ये डीबी और ये डीबी बराबर है, तो इस डायग्राम में अगर मैं उस डीबी को बनाऊं तो यहाँ पर बनेगा मेरा डीबी, ये मैं डीबी जेड लिख लेता हूँ इधर, डीबी जेड कंपोनेंट, ये इसका हो गया, इस वाले एलिमेंट का। यहाँ पर भी दूसरा एलिमेंट है बिल्कुल सेम जगह पे इधर, और उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा है डीबी, सेम एंगल थीटा पे इस तरफ, तो दो कंपोनेंट डीबी परपेंडिकुलर और इसका डीबी जेड, कौन सा कैंसिल हो जाएगा? डीबी परपेंडिकुलर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हाँ, तो इन दोनों के कैंसिल हो रहे हैं तो सबके कैंसिल होंगे, तीनों ही हो जाएंगे ना? रुक जाओ, तीनों कौन से? ये दोनों कैंसिल होंगे क्या? हाँ, ठीक है। हाँ। अब इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल वेक्टर थे, उनके हमने दो कंपोनेंट बनाए, इसके दो कंपोनेंट बने ये ब्लैक वाले, इसके दो कंपोनेंट बने ये ब्लू वाले। अब ये दो ब्लू वाले अपोजिट है, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, ये वेक्टर कैंसिल हो गए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, ये ऐड होंगे, तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड इनके वजह से आएगा, इनके वजह से नहीं आएगा। ये वहां लिखना होता है, वो है नोट्स में और बुक में, ठीक है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा बी, वो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी जेड वाला होगा, डीबी जेड कंपोनेंट होगा, ठीक है। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा? डीबी जेड कंपोनेंट। डीबी परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये कहाँ गया? कैंसिल हो गया ना, ये तो कैंसिल हो गया या नहीं? तो बचा कौन? डीबी वेक्टर, बस ये बच गया, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे। अब डीबी जेड की वैल्यू कितनी है तो इधर देख लो, डीबी जेड ये था, डीबी कॉस, इंटीग्रेशन डीबी कॉस थीटा, यहाँ तक क्लियर है? ये हो जाएगा आपका बी। अब डीबी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लगाएंगे कौन सा लॉ? बर्ड्स लॉ। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसमें से जाने वाला करंट, इसका लेंथ dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये थीटा कौन सा है? तो ये dl वेक्टर और इस r वेक्टर के बीच का एंगल है। ये थीटा कौन सा है? इसको थीटा की जगह फाई लिख लो, क्योंकि यहाँ थीटा थीटा कंफ्यूजन ना हो इसलिए, तो नाम मैंने थोड़ा सा अलग दे दिया। ये एंगल कौन सा है? dl और r के बीच में। dl वेक्टर देख लो कहाँ पर है, ये y एक्सिस था, ये dl वेक्टर है अंदर की तरफ, ये r वेक्टर है, सही बात है। ये dl वेक्टर, ये r वेक्टर ऐसा है, सामने से देखो एंगल कितना बन रहा है? 90 है, ऐसा। अब बोर्ड पे आपको ऐसा दिख रहा है, ये एक्चुअल में बोर्ड में ऐसा दिख रहा है, बट रियलिटी में एंगल कितना है? 90 है। सो हियर एंगल फाई इज 90 डिग्री। साइन फाई कितना हो जाएगा? साइन 90 कितना होगा? 1 साइन 91 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा आपकी इक्वेशन से। तो डी कितना हो रहा है? सो डी आपका हो रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। अब ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में cos थीटा मतलब ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। वो थीटा और ये फाई अलग अलग एंगल्स है ना, दोनों को कंफ्यूजन नहीं करना है। ये थीटा कौन सा एंगल है? इस रेडियस वेक्टर, इसको रेडियस बोल देते हैं। रेडियस का क्या नाम दिया बुक में देखो जरा, इसका रेडियस कितना बोला? ए या आर या क्या बोला है? आर। ये तो आर है, ये वाला। हाँ कैपिटल आर। इसको कैपिटल आर बोला है क्या? ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये कैपिटल आर, ये वाला आपका स्मॉल आर और ये वाला आपका जेड, समझ में आ रहा है? तो ये एंगल थीटा है। अब मुझे इस डीबी की वैल्यू कहाँ डालनी है? इक्वेशन नंबर 1 में डालनी है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 2 in 1, 2 की वैल्यू 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? b इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी की जगह ये डाल दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक। ये डायग्राम मैं एज इट इज रख रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी, तो मैं ये डायग्राम इरेज नहीं करता हूँ। अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है डेरिवेशन में, यही डायग्राम वहां पर भी है ना, फिर भी रखते हैं इसको। ओके, cos थीटा इस ट्रायंगल में देख के बताओ cos थीटा क्या होगा? इस ट्रायंगल में से cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो r अपॉन स्मॉल r। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये cos थीटा हो गया कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। सही बात है? हाँ या नहीं? सो मेरा इक्वेशन बन गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा आर भी कांस्टेंट है ना, आर भी कांस्टेंट है, आर को भी बाहर ले लो। इंटीग्रेशन में बचेगा डीएल अपॉन आर क्यूब, इंटीग्रेशन में बचेगा डीएल अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये जो आर स्मॉल आर भी तो कांस्टेंट है। नहीं, वो कांस्टेंट है या नहीं वो पता नहीं। एक्चुअली स्मॉल आर के टर्म्स में हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए जेड के टर्म्स में, इसलिए हम लोग स्मॉल आर को रिप्लेस करने वाले हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। स्मॉल आर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्या? जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये समझ में आएगा? इसका स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन। सही, हम ध्यान दें तो r इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ, ये स्क्वायर का तो उधर के हाफ पावर हो गया, रूट हो गया। मुझे क्यूब चाहिए तो r क्यूब कितना हो जाएगा? 1/3। दोनों तरफ क्यूब कर दो, 3/2। ये समझा? ये वैल्यू इधर डाल देंगे तो मेरा b इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई, ये सारा कांस्टेंट था। इंटीग्रेशन में dl अपॉन r की जगह z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। अब मुझे सोचना है कि इनमें कौन कौन कांस्टेंट है। z कांस्टेंट है क्या? हाँ। पॉइंट p मैं dl इधर का ले लूं, इधर का ले लूं, मेरा z नहीं चेंज हो रहा है। कैपिटल R भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, बाहर ले लो पूरा का पूरा। तो क्या आ गया? म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई और ये z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एज इट इज रेज टू 3/2। इंटीग्रेशन dl बच गया। इंटीग्रेशन dl मतलब ये सारे एलिमेंट का एडिशन, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन dl लिखेंगे 2 पाई r। सही है क्या? dl कौन सा? ये वाला, ये मतलब ये सर्कल का सर्कमफेरेंस। इंटीग्रेशन dl मतलब ये सारे लेंथ एलिमेंट को जोड़ो। सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई r होता है, r वो रेडियस है। इधर डाल दो, क्या आ जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r अपॉन z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2 और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 पाई r आ रही है। इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा है? इंटीग्रेशन का वैल्यू 2 पाई आ रहा है। 2 पाई ये कट हो गया तो मेरा रिजल्ट आ रहा है म्यू नॉट i अपॉन 2 r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिखता हूं, मतलब थोड़ा ऐसे पढ़ने में ऐसे सुरीला लगेगा। r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये z है, ये स्क्वायर है, रेज टू 3/2। देखो ये रिजल्ट है क्या? b एक्सिस, एक्सिस मतलब क्या? एक्सिस मतलब क्या? ये एक्सिस है सर्कल का। एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये पॉइंट उठा के मैं यहाँ रख दूं तो z की वैल्यू कितनी? 0। अगर मैं यहाँ z की वैल्यू 0 डाल दूं
तो ये आर स्क्वायर अपन आर क्यूब हो जाएगा। आर स्क्वायर अपन आर क्यूब कितना होता है 1/r, सो म्यू नॉट आई अपन 2r हो जाएगा। याद करो सेंटर पे उतना ही था, म्यू नॉट आई अपन 2r, यही पे कहीं तो मैंने लिखा था, है ना। तो मतलब ये फॉर्मूला सही है, हमने वेरीफाई भी कर लिया। और लिख लो थोड़ा सा